Bismillahirrahmanirrahim. Respected aspirants, अस्सलाम वालेकुम. बाबर नदीम here. Respected aspirants, अब हम लोग जो है वो वैसे तो मैं हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर पढ़ा रहा था, लेकिन अब ये है कि जितनी हमने सीपीसी पढ़ी थी उस हद तक हमने हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर भी पढ़ लिए हैं. तो अब मैं इस तरह किया करूँगा कि पहले आपको सीपीसी के जो ऑर्डर्स रह गए हैं मैं उसको आपको बता दिया करूँगा और उसी में मैं हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर जो हैं वो भी कवर कर दिया करूँगा. यानी इस लेक्चर के बाद हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर और सीपीसी जो है वो साइड बाय साइड जो है वो चलेगी. और सच्ची बात वही है जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक चीज़ कर लेंगे तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी. अच्छा, आज से मैं एक नई चीज़ ऐड कर रहा हूँ और वो ये है कि हम एट द एंड ऑफ लेक्चर उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी ये तो नॉलेज वाइज मैं आपको लेक्चर देता हूँ, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेक्चर को देखा करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है. अगर इसमें से कोई प्रोपोजिशनल क्वेश्चन आ सकता है तो वो क्या आ सकता है, अगर ऑर्डर राइटिंग आ सकती है तो वो क्या आ सकती है. अच्छा, हमने जजमेंट एंड डिक्री पढ़ रहे, हमारा 55th लेक्चर है और डिक्री इन प्रियम्पशन सूट जो है वो हमने जो है वो पढ़नी है. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है कि जजमेंट एंड डिक्री जो है वो जजमेंट एंड डिक्री जो है वो है क्या. ठीक है. उसके ऊपर मेरा एक डिटेल्ड लेक्चर है, इसके ऊपर ऑडियो लेक्चर है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी दी गई है. ठीक है. तो प्लीज़ आप वो लेक्चर जो है उसको आप सुने. उसको मैडम सफूरा हो सकता है उसको कन्वर्ट करके भी अपलोड कर दें. तो वो डेफिनेशंस के बारे में है और उसमें मैंने जो जजमेंट एंड डिक्री है उसको मैंने डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन किया है. क्योंकि आज के लेक्चर जो है वो हमने देखना है डिक्री इन प्रियम्पशन सूट क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ उसके लिए आपको इसकी डेफिनेशन के ऊपर पता होना चाहिए. क्रक्स इसका ये है कि डिक्री वो कोर्ट का फाइनल फैसला होता है कि जी मैं ये दावा जो है डिक्री कर रहा हूँ, और जो जजमेंट होती है वो उसकी ग्राउंड्स होती हैं, मैं इसको जो है वो क्यों, मैं इसको जो है वो क्यों डिग्री कर रहा हूँ. अच्छा, अब अगली बात जो है वो ये है कि जो जजमेंट होती है उसके भी लिखने का एक तरीका होता है. वो आपने ये जो ऑर्डर 20 उसके शुरू में पढ़ा होगा, टाइम डेट वो होना चाहिए उसके अंदर. उसके अंदर होना चाहिए कि कोर्ट का नाम होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, कंटेंट्स ऑफ जजमेंट एंड डिक्रीज के शुरू में. इसी तरह जो डिक्री है उसका भी एक स्पेसिफिक जो है वो फॉर्मेट है. ठीक है. अच्छा, अभी आपके सामने मैंने अपनी एक जजमेंट निकाली है. मैं आपको बहुत जल्द कोई भी जजमेंट लिखने का एक स्पेसिमन शेयर करूंगा. ठीक है. ताकि अगर पेपर में कोई जजमेंट लिखनी आती है तो वो आपको जो है वो लिखनी आ जाए. लेकिन फिलहाल जो मैं आपको जजमेंट एंड डिक्री के हवाले से जो चीज़ बताने लगा हूँ ना वो ये देखिएगा. कोर्ट का नाम है, पार्टीज का टाइटल है. ठीक है. आगे ये आ जाएगा कि हेड के सूट फॉर पोजेशन थ्रू पार्टीशन ऑफ अहाता, ये है. आगे ये जजमेंट है. आगे मैंने फैक्ट शुरू कर दिए हैं, इश्यूज फ्रेम कर दिए हैं. इश्यूज के बाद मैंने उनका अप्रिसिएशन ऑफ अप्रेजल ऑफ एविडेंस किया है. उसके बाद मैंने अपनी इशू वाइज फाइंडिंग दी है और फाइंडिंग देने के बाद मैंने ये मेरे साथ पार्टीशन की थी तो प्रीलिमिनरी डिग्री की है. हर एक के मैंने जो है वो शेयर निकाले हैं, हर एक के मैंने जो है इसमें शेयर जो है वो डिटरमिन किए हैं. ठीक है. और उसके बाद मैंने क्या किया है, शेयर डिटरमिन करने के बाद अब ये जो चीज़ है ना, ये जो रिलीफ वाला पार्ट है ये देखिएगा ज़रा. ये है यानी मेरी जजमेंट और ये उसका रिलीफ वाला. इन व्यू माय फाइंडिंग ऑन फोरगोइंग इशू सूट ऑफ प्लेंटिफ और पार्टीशन इज प्रीलिमिनरी डिक्रीड बाय डिक्लेयरिंग प्लेंटिफ एंड ऑल डिफेंडेंट्स आर जॉइंट ओनर इन द डिस्प्यूटेड अहाता अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टेड शेयर एज मेंशन इन द इंस्टेंट जजमेंट एंड डिक्री. डिक्री शीट भी प्रिपेयर्ड, ये जो लिखा ना डिक्री शीट भी प्रिपेयर्ड, ये बेसिकली क्या है, ये डिक्री है. ये क्या है, ये डिक्री है. अच्छा, और ये और वो डिक्री का एग्जीक्यूटिव पार्ट कौन सा है, ये जो रिलीफ में कोर्ट जो चीज देती है ना ये डिक्री है. ऊपर सारी उसकी ग्राउंड्स डिस्कस हुई है. ठीक है. ये मैंने आपको बात क्यों कही है, हम जरा लेक्चर के ऊपर वापस चलते हैं. ठीक है. ये डिक्री की डेफिनेशन आप खुद देखिएगा, वो लेक्चर देख लीजिएगा. ये देखें ना, ये रिलीफ का पार्ट है ना. अच्छा बच्चों, अब
ये डिक्री शीट आ गई आपके सामने, ये डिक्री शीट आ रही है आपके सामने, ये वाली, ये डिक्री शीट है, ये डिक्री शीट है। कोर्ट का ऐसे नाम लिखा होता है और इट इज ऑर्डर डैट, और नीचे जो है वो क्या किया होता है, नीचे क्या किया होता है वो डिग्री का वो ऑपरेटिव पार्ट, यानी ये वाला जो पार्ट है, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये कहाँ पे लिखा जाएगा, इट इज ऑर्डर डैट, इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखा जाएगा सिर्फ इतना, it is ordered that preliminary decree, it is ordered that by declaring plaintiff and defendants are joint owner, इतना सा पार्ट जो है वो लिख के इसके अंदर लिख दिया जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी डिक्री शीट। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको हाँ बताना क्या चाहता था, बताना मैं आपको जो था वो ये चाह रहा था, अ, बताना मैं आपको ये चाह रहा था कि बताना मैं आपको ये चाह रहा था बताना ये चाह रहा था कि जजमेंट और जो डिक्री है उनके स्पेसिफिक फॉर्मेट्स हैं, उनको लिखने का एक खास तरीका है। ठीक है। अच्छा, और वो कहाँ पे दिया हुआ है बच्चों। अच्छा, अब अगली बात कि ठीक है, जजमेंट एंड डिक्री सर आपने मुझे बता दिया। अब हर दावे के लिहाज से वो डिक्री कैसे क्या लिखा जाएगा उसके अंदर, दिस इज द पॉइंट। मसलन अगर प्रियम्पशन का दावा है तो जो रिलीफ वाला क्लाज है जजमेंट के एंड में, कोर्ट उसको कैसे डिक्री करेगी, उसमें कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखेगी, यही तो ऑर्डर 20 बताता है। यही तो आप पहले रूल 13 में जो है वो पढ़ चुके हैं कि वो और अपेंडिक्स डी जो है, अपेंडिक्स डी जो है वो एंड पे इस सारे दावाजात का क्या करता है कि वो बताता है कि मुख्तलिफ किस्म के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिक्लेरेशन के दावे किस तरह से डिग्री होंगे, उनकी उनकी वर्डिंग क्या होगी। तो बच्चों वो अगर आप देख लो ना उसको अपेंडिक्स डी को, और उसको थोड़ा सा कर लो, क्यों, क्योंकि अगर आपको कोई जजमेंट लिखनी आती है तो आपने वही वर्डिंग जो है आपके जहन में होगी, तो आप आपके लिए इजी हो जाएगा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है। तो आज भी हम लोग वो चीज़ जो है वो देखेंगे। ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसकी तरफ, जो रूल 14 है इसमें मैंने आपको बता दिया, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये डिग्री शीट भी आपको दिखा दी। अब आ जाए, अब आज का हम पढ़ते हैं डिग्री इन प्रियम्पशन सूट। कह रहा वेयर द कोर्ट डिक्रीज ए क्लेम टू preemption in respect of particular sale of property and the purchase money has not been paid into the court, the decree shall, ठीक है, shall specify the day on or before which the purchase money has been so paid। बच्चों अब मेरी बात का गौर कीजिएगा, गौर से सुनिएगा मेरी बात का। वो क्या है कि प्रेम्पशन के दावे में शुरू में तो वो ज़र सोम जमा करवाएगा ना, 1/3 जमा करवाएगा। अब जब कोर्ट दावा डिग्री करेगी तो अगर तो कोर्ट ने वो कंसिडरेशन डिटरमिन कर ली और वो 1/3 से कम है, फिर तो कोर्ट उसको ऑर्डर नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको कोर्ट को लगता है नहीं, यानी अभी उसने मजीद पैसे जमा करवाने हैं, तो कोर्ट उस दावे को डिग्री करेगी कंडीशनली, और उसको कहेगी क्या कि तुम अगली डेट तक जो है वो क्या करो कि इतने पैसे जो हैं उनको क्या करो, जमा करवाओ, जो भी बाकी पैसे रहते हैं। मतलब 1/3 उसने पहले जमा करवाया था, तो अब कोर्ट उसको 3/4 जो है वो जमा करवाने का क्या करेगा, और डेट करेगी, और उसकी एक स्पेसिफिक डेट कोर्ट जो है वो लिखेगी। ठीक है। तो अब ये क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि जब कोर्ट ने वो रिलीव वाला क्लास लिखना है, कौन सा, रिलीव वाला या डिक्री शीट का हिस्सा, डिक्री शीट वाला हिस्सा लिखना है एंड पे, ऑपरेटिव पार्ट ऑफ जजमेंट लिखना है, तो कोर्ट ने उसमें स्पेसिफिक डेट जरूर लिखनी है कि जिस दिन उसने बाकी पैसे जो है वो जमा करवाने हैं। ठीक है। and direct on payment into court of such purchase money together with the cost if any decreed against the plaintiff। ठीक है। और कोर्ट उसके अंदर ये लिखेगी कि अगर उसमें पैसे जमा हो जाते हैं क्लॉज ए के मुताबिक, ठीक है, और अगर कोर्ट ने कोई कॉस्ट भी डाली हुई है वो भी जमा हो जाती है, तो कोर्ट उसमें लिखेगी कि वो दावा क्या समझा जाएगा, डिक्री समझा जाएगा, अगर अगली डेट से पहले उसने वो पैसे जमा करवा दिए। ठीक है। अच्छा जी, direct data payment into court of such purchase money together with the cost of decree against plaintiff or on before the day referred to in clause A, the defendant shall deliver possession of the property to the plaintiff। लो जी, अब कोर्ट कहेगी कि
जब वो पैसे जमा करवा देगा तो वो उसको क्या करे, पोजेशन डिलीवर करे। क्या करे, क्योंकि प्रेम्पशन में उसने पोजेशन तो लेना है ना। अच्छा जी, shall deliver possession of the property to the plaintiff whose title thereto shall be deemed to have accrued from the date of such payment। मालक वो उस दिन से ही बन गया है जिस दिन उसने सारी पेमेंट कर दी है। बट डैट इफ द परचेज मनी एंड द कॉस्ट इफ आर नॉट सो पेड द सूट शैल बी डिसमिस। लेकिन अगर उसने वो पे ना किया, अगर उसने वो कंसिडरेशन पे ना की, तो फिर उसका दावा क्या कंसीडर किया जाएगा, उसका दावा खारिज तस्वर किया जाएगा। तो बच्चों ये पता चल गया कि कोर्ट ने अपनी जो डिक्री शीट बनानी है, यानी जो अपना रिलीफ देना है, उसमें कोर्ट ने इन चीज़ों का जो है वो ज़रूर जो है वो कोर्ट ने क्या करना है, ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छा इस चीज़ की भी आपको समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। अच्छा, where the court has adjudicated upon rival claim to the preemption, the decree shall be। बच्चों अब आपने preemption एक्ट में शायद अब नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन preemption एक्ट में आपने पढ़ा था कि राइवल क्लेमेंट भी हो सकते हैं। दो लोग एक ही वक्त में कह सकते हैं कि जनाब यानी दो खातादार कह सकते हैं कि जनाब मेरा हक फाइक है, दूसरा कह सकता है मेरा है। तो अब वो कहता है कि अगर दो राइवल क्लेमेंट है और दोनों का दावा डिग्री हो रहा है, तो अब कोर्ट ने क्या करना है, इफ एंड इन सो फार एज द क्लेम डिक्रीड आर इक्वल इन डिग्री। इक्वल इन डिग्री का क्या मतलब है कि दोनों ही क्या था, शाफी शरीक, शाफी खलीत, वो जो उसकी किस्में थी, तो वो दोनों ही को ओनर है, यानी उनका राइट आपस में क्या है, बराबर है। एक का सुपीरियर और एक का इन्फीरियर नहीं है, दोनों ही उस खाते में जो है वो क्या है, वो को ओनर है। तो उस सूरत में क्या होगा, ठीक है, in a claim degree equal in degree that the claim of such preemptor complying with the provision of such rule shall take effect in respect of the proportionate share of the property, including any proportionate share in respect of which the claim of any preemptor failing to comply with said provision would but for such default have taken effect। लो जी, गौर से सुनिएगा, वो ये कह रहा है अगर 2, 3, 4 खातेदार थे और चारों के ही दावे थे कि जनाब मेरा हक फाइक है, मुझे ये प्रॉपर्टी दिलाई जाए, दूसरा तीसरा, कोर्ट ने वो सारे कंसोलिडेट किए हुए थे। अब कोर्ट ने क्या करना है कि कोर्ट ने कहना है ठीक है, ये 4 लोग थे ना, और चारों ही शाफी खलीक हैं, शरीक हैं, यानी सारे ही खाता शरीक हैं, और उनका राइट भी आपस में क्या है, बराबर है। तो कोर्ट कहेगी प्रोपोर्शनेट शेयर ले लो ना। मतलब अगर एक कनाल प्रॉपर्टी थी और 2 शेयर है ना, तो कोर्ट कहेगी कि 10 मरले तुम्हारी है और 10 मरले किसकी है, तुम्हारी है। अच्छा, फिर इसमें एक और बात भी लिखी है, वो ये है कि अगर किसी ने ये वाली कंडीशन पूरी नहीं की, विद इन टाइम पैसे जमा करवाने वाले 2 लोगों के हक में डिग्री हुआ था ना, एक ने नहीं जमा करवाए पैसे, तो फिर वो राइट कंफर कर जाएगा किसके ऊपर, जो दूसरा राइवल क्लेमेंट है ना, वो सारी ले उड़ेगा, फिर वो सारी ले उड़ेगा। अब मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। इन सो फार एज द क्लेम डिक्रीड आर इक्वल इन डिग्री दैट द क्लेम ऑफ सच प्रेम्प्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सब रूल शैल टेक इफेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, इंक्लूडिंग एनी प्रोपोर्शनेट शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द क्लेम ऑफ एनी प्रेम्प्टर फेलिंग टू कंप्लाई विद दैट प्रोविजन वुड बट फॉर सच डिफॉल्ट हैव टेकन इफेक्ट। अगर किसी का डिफॉल्ट है तो दूसरे को कहा जाएगा चलो तुम पैसे जमा करवा दो और ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो तुम ले उड़ो। ठीक है, अच्छा जी, फिर वो कहता है if and in so far as the claim decreed are different in degree, the claim of the inferior preemptor shall not take effect unless and until the superior preemptor has failed to comply with the said provision। अच्छा, अब आपको पता है इसकी 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक कौन, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, शाफी शारिक कहते हैं, और फिर उसके बाद जो एडजेसेंट प्रॉपर्टी वाला होता है, और फिर तीसरे नंबर पे जिसको राइट ऑफ पैसेज जो है वो लगता है। तो वो कहता है अगर 2 प्रेम्प्टर हैं लेकिन क्लॉज ए की तरह उनका इक्वल राइट नहीं है, लेकिन एक इन्फीरियर है एक सुपीरियर है, तो वो कहता है सुपीरियर वाला अगर सुपीरियर वाला डिग्री होगा, सुपीरियर वाला सारा ही डिग्री होगा, वो सारा ही ले उड़ेगा, लेकिन अगर उसने वो कंडीशन कंप्लाई नहीं की तो फिर इन्फीरियर ले उड़ेगा। अब मैं दोबारा बताता हूँ, इन एंड इन सो फार एज द क्लेम डिग्रीड
are different in degree, that the claim of the inferior preemptor shall not take effect unless and until the superior preemptor has failed to comply with the said provision। ठीक है, तो अगर वो superior नहीं देगा तो फिर इन्फीरियर वाले के हक में वो क्या होगा, वो डिग्री होगा। तो अब इस चीज़ को क्या है कि जब भी शुफे की डिग्री होगी उसमें ये चीज़ जो है वो लिखी जाएगी। ठीक है, अब बच्चों इसके साथ हम मिला के पढ़ते हैं हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर। और जजमेंट एंड डिक्री में आप देखिए चैप्टर 1 प्रैक्टिस इन ट्रायल ऑफ सिविल कोर्ट, और पार्ट एम है जजमेंट एंड डिक्री का। ठीक है, और उसका पार्ट सी है, मैं इसकी सेपरेट भी पढ़ा दूंगा आपको, कोई नहीं। डिग्री इन प्रीएम्प्टिव सूट्स। ठीक है, डिग्री, अच्छा अब उसका पैरा 1 क्या है, वो ये है, डिग्री शुड बी, अच्छा जी क्या है, डिग्री शुड बी प्रिपेयर्ड इमीडिएटली एंड स्पेसिफाई द डेट ऑफ पेमेंट। डिग्री शीट इन प्रीएम्प्टिव सूट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द डेट ऑन विच द डिग्री इज पास। ठीक है, शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द डेट ऑन विच, जिस दिन डिग्री कोर्ट ने पास की उसी दिन कोर्ट ने डिग्री शीट बनानी होती है। ठीक है, द डिग्री शुड स्पेसिफाई द डेट इफ शुड नॉट बी अ डेट ऑन विच द कोर्ट वुड बी क्लोज बाय और ऑन विच द पेमेंट ऑफ प्रीएम्पशन मनी इज टू बी मेड। कोर्ट को वो डेट भी मेंशन करनी है कि भाई इस डेट को या इससे पहले, इस डेट से पहले या इस डेट के ऊपर आपने जो है वो क्या करना है, आपने इतने पैसे जो है वो क्या करने हैं, वो जमा करवा देने हैं। ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द डिग्री होल्डर टू सिक्योर अ कॉपी ऑफ द डिग्री शीट एंड कंप्लाई विद इट्स कंडीशंस। और ये किसकी जिम्मेदारी होगी, ये जिम्मेदारी होगी किसकी, उसकी डिग्री होल्डर की, कि वो कोर्ट की डिग्री ले, उसको पढ़े और उसके इम्प्लीमेंटेशन करे। वो ये नहीं कह सकता जी मैंने पता ही नहीं लगा किस दिन मेरा दावा डिग्री हुआ है। नो, अ पार्टी शुड बी विजिलेंट। ठीक है, अच्छा जी उसके बाद पैरा 2 ओमिटेड है। पैरा 3 कहता द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 20 रूल 14 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रिलेटिंग टू कंटेंट्स ऑफ डिग्री इन प्रीएम्प्शन सूट शुड बी केयरफुली स्टडीड। ये जो अभी हम पढ़ के आए हैं तो वो हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर एक जज को बता रहे हैं, जज से मुखातब है ना हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर, कि आपने ऑर्डर 20 रूल 14 को पढ़ लेना है, जिसमें वो इक्वल राइट वाले प्रीएम्प्टर का लिखा है और इन्फीरियर जूनियर वाला लिखा है। शुड बी केयरफुली स्टडीड। सब रूल 2 रिलेटिंग टू एडजुडिकेशन ऑफ राइवल क्लेम टू प्रीएम्प्शन इज न्यू एंड रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन। उसको स्पेशल अटेंशन जो है वो चाहिए होती है। तो बच्चों ये था। अच्छा ये तो मैंने प्रीएम्प्शन के बारे में आपको बताया ना, कि वो क्या कहते हैं, प्रीएम्प्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि डिग्री दावा कैसे होना है। अब ये है कि हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर में ये भी लिखा है कि जब उसका सूट फाइल होता है कोर्ट ने उस वक्त क्या देखना है, क्या ऑर्डर करना है, जरे सोम का ऑर्डर करना है, तो वो है इसमें ये पार्ट एम लिखा गया, सॉरी पार्ट एम तो ये था, ये चैप्टर पार्ट एम नहीं, ये गलत हो गया, एक मिनट रहिएगा। अच्छा बच्चों जरा उसको ठीक कर लेते हैं। वो जो मैंने पहले प्रोविजन बताई थी ना, वो जो जो आपने इसके साथ मिला के पढ़नी है, वो था चैप्टर 11 हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1 जजमेंट एंड डिक्री का, और उसका पार्ट सी था डिग्री इन प्रीएम्प्शन सूट, डिग्री इन प्रीएम्प्शन सूट। तो ये उसके बारे में हमने जो है वो उसके बारे में हम लोगों ने जो है वो अभी तक हम लोगों ने जो है वो पढ़ा है। ठीक है, और ये उसके कंटेंट्स। अब मैं आपको अगली बात बताने लगा था, अगर आप दावे के हवाले से देखना चाहते हैं ना, क्योंकि हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर हमने सारे पढ़ने हैं, तो फिर ये जो है चैप्टर 1 है और उसका पार्ट एम है स्पेशल फीचर ऑफ सर्टन सूट्स, और उसमें फिर सी है प्रीएम्प्शन सूट के बारे में। तो ये मैं जब आपको वो करवाऊंगा हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर में बता दूंगा, आज के लेक्चर से ये रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमने जब अब हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर भी साथ साथ करने हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि दावे के लेवल पे कोर्ट ने क्या देखना है। द लॉ ऑफ प्रीएम्प्शन इन द पंजाब इज नाउ गवर्न्ड बाय पंजाब प्रीएम्प्शन एक्ट एंड इन द इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन ऑफ इट्स प्रोविजन द कोर्ट आर टू सीक गाइडेंस फ्रॉम इंजंक्शन ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना एंड फिका। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये कहता है
टू डिपॉजिट ऑफ थर्ड सेल प्राइस, इसका ऑर्डर भी आपको लिखना आना चाहिए। मैं इंशाल्लाह जब आपको करवाऊंगा इसको प्रॉपरली तो मैं आपको इससे जरे सोम का ऑर्डर लिखना जो है वो आपको बताऊंगा। इन एवरी प्रीएम्प्टिव सूट द कोर्ट इज बाउंड टू रिक्वायर द प्लेंटिफ टू डिपॉजिट 1/3 ऑफ द सेल प्राइस मेंशन इन द सेल डीड और द म्यूटेशन, एंड इफ नो सेल प्राइस इज मेंशन देयर आर द प्राइस सो मेंशन अपीयर टू बी इन्फ्लेटेड वन इन्फ्लेटेड वन मैंने जानबूझ के कम ज्यादा लिखी हुई है, ठीक है। इन्फ्लेटेड 1/3 ऑफ द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विद इन सच पीरियड एज द कोर्ट में फिक्स नॉट एक्सीडिंग 30 फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट। जिस दिन उसने दावा दायर किया उस दिन कोर्ट उसको 1/3 उस सेल प्राइस का जमा करवाने का ऑर्डर करेगा। अगर वैल्यू यानी कितने में वो प्रॉपर्टी बिकी है वो मेंशन्ड है, और अगर नहीं मेंशन्ड या कोर्ट को लगता है कि ये कम ज्यादा वैल्यू लिखी गई है तो फिर कोर्ट अपने हिसाब से उसको 1/3 का ऑर्डर करेगा प्रोबेबल वैल्यू का। इफ द प्लेंटिफ फेल टू मेक द डिपॉजिट विद इन स्पेसिफाइड टाइम और सच मैनर फर्दर टाइम एज द कोर्ट में अलाउ विद इन मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, और इफ द प्लेंटिफ विथड्रॉ द सम डिपॉजिट हिज सूट मस्ट बी डिसमिस्ड। द सम सो डिस्पोज्ड शैल बी अवेलेबल फॉर डिस्चार्ज ऑफ द कॉस्ट। ले जी, अगर प्लेंटिफ विद इन टाइम जमा नहीं करवाता, मतलब कोर्ट ने पहले उसको 15 दिन का टाइम दिया, फिर और 10 दिन का दिया, फिर 4 दिन का, अब 30 दिन मैक्सिमम पीरियड हो गया है, तो अब या वो पैसे निकलवा लेता है, जमा करवाने के बाद निकलवा लेता है, ठीक है, तो उसका दावा क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, ठीक है। और जो दावे की कॉस्ट है वो उससे जो है वो ली जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये है कोर्ट टू इंक्वायर सो मोटो सर्टन मैन इन एवरी प्रीएम्प्टिव सूट द कोर्ट शुड एग्जामिन द प्लेन टू सर्टन दैट द सेल इन डिस्प्यूट डज नॉट पर्टेन टू प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट टू व्हिच राइट ऑफ प्रीएम्प्शन डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है ना, जैसे वक्फशुदा प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट, उसके अगेंस्ट प्रीएम्प्शन का राइट नहीं होता, तो कोर्ट ने दावा दायर करते वक्त ये चीजें देखनी है। द प्लेन कंटेन नेसेसरी वर्मेंट एज टू मेकिंग ऑफ रिक्विजिट तलब, लेकिन अब तलब मुआसद के लिए टाइम डेट एंड जंपिंग डिमांड का टाइम डेट एंड प्लेस का होना बहुत जरूरी है। द प्लेन contain necessary amendment as to the court fee payable under the law, and in case where the court fee payable is determined by court, the amount of court fee payable and the date by which court fee is to be paid and affixed shall be specified। अच्छा, और अगर कोर्ट फीस नहीं लिखी उसके अंदर तो कोर्ट ने क्या करना है, कोर्ट फी के बारे में स्पेसिफिक ऑर्डर करना है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रीएम्प्शन के दावे में कोर्ट फी का ऑर्डर कैसे किया जाता है। अगर सूट वैल्यूएशन एक्ट है आपके सिलेबस में तो जब वो पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा। एंड डी, द प्लेन कंटेन्स अवर्नमेंट एट टू वेदर पब्लिक नोटिस ऑफ द सेल वाज गिवन और नॉट एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 31 ऑफ द, उसने उसको नोटिस भेजा है या नहीं भेजा, ये प्लेंट के अंदर चीजें लिखी होनी चाहिए। द प्लेंट ऑर्डिनरी शुड अकम्पनी अ कॉपी ऑफ द पब्लिक नोटिस, और वो जो उसने उसको नोटिस दिया था तलबे इशहाद के तौर पे, वो साथ में जो है वो लगा होना चाहिए। ये बच्चों इसलिए उसने कहा है, अगर ये चीजें नहीं ना लिखी तो कोर्ट उसको 711 में खारिज कर देगी। अगर उसने तलबे मुआसबत की टाइम डेट एंड प्लेस नहीं ना लिखी, शुफे के दावे में कोई लिहाज नहीं है। शुफे के दावे में इसीलिए तो ये डिग्री नहीं होते कि अगर 19-20 का भी फर्क पड़ा तो वो बंदा क्या हो जाएगा, वो फारग हो जाएगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब ये बैंक अकाउंट दिया गया है गवर्नमेंट का जिसमें वो ज़र सोम जो है वो क्या हुआ करेगा, वो जमा हुआ करेगा। तो बच्चों मैंने आपको आज के लेक्चर के साथ वो भी बता दिया। अच्छा, अब हम एक चीज़ देख लेते हैं, 2 डे लेक्चर एनालिसिस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से हमें क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो बच्चों मेरी बात सुनो, अब मैं इसी की एक प्रोपोजिशन बनाऊं, जुबानी सुन लो, फिर आप कहते हो सर लेक्चर लंबा लिखते हैं। वो कहता है जी ए और बी ने दावा किया है, यानी ए और बी ने दावा किया है सी के अगेंस्ट, ठीक है, और दोनों ही ए और बी ने अपने अपने दावाजात में ये कहा है कि जी मेरा जो है वो प्रीएम्प्टिव राइट है, ठीक है, इसके अगेंस्ट। अच्छा, फिर वो कहता है जी कि दोनों ही उसमें खाता शरीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये नहीं वो बताएगा कि जी दोनों का इक्वल राइट है, दोनों खाता शरीक है। अच्छा, फिर वो कहता है जी कि कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि भाई 30 दिनों में बाकी जरे समन जो है ना वो जितना जितना आपको आता है वो जमा करवाओ, ठीक है। अब एक ने जमा करवा दिया है और दूसरे ने जमा नहीं करवाया, ठीक है, एक प्रेम्प्टर ने जमा दूसरे ने नहीं करवाया,
और जो वेंडी है, जिसने खरीदी है, जो डिफेंडेंट है, वो कहता है जी बस अब मैं आधी प्रॉपर्टी दूंगा, जिसने जमा करवा दी है पैसे, इसको नहीं दूंगा। तो आप बताएं आप क्या कहते हैं इस प्रोपोजिशन का जवाब। तो फौरन आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए, नहीं, अगर एक प्रेम्प्टर नहीं दे सका तो वो राइट डिवॉल्व हो जाएगा किसके ऊपर, दूसरे के ऊपर। तो आप अपनी प्रोपोजिशन का जवाब देंगे नहीं नहीं, प्रॉपर्टी फिर दूसरे को चली जाएगी, फिर दूसरे को चली जाएगी। तो दिस चीज देखा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो प्रोपोजिशनल क्वेश्चन जो है वो खुद ब खुद ही जो है वो क्या हो जाएगी, वो सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, एक और मैं प्रोपोजिशन बनाता हूँ, वो ये है कि वो कि एक राइवल क्लेमेंट में एक इन्फीरियर प्रेम्प्टर है, एक सुपीरियर है। तो अब सुपीरियर जो है उसने विद इन, अब जो इन्फीरियर है, ठीक है ना, वो कहता है जी मेरी फेवर में दावा मस्ट बी डिक्रीड, मैंने साबित कर दिया है। तो क्या हो सकता है साबित? तो उस प्रोपोजिशन का जो है नो, जब तक सुपीरियर डिफॉल्ट नहीं करता इन्फीरियर के हक में, वो जो है वो एग्जीक्यूट जो है वो नहीं होगा। इसी तरह बच्चों फर्ज करो, वैसे उम्मीद कोई नहीं है, अगर आपको ये जजमेंट आ जाती है कि जो प्रियम्पशन के दावे में जजमेंट लिखें जिसका इतना नहीं है, वो क्या कहते हैं, वो चांस नहीं है, तो फिर भी आपको पता होना चाहिए। आपने जैसे मैंने कहा अपेंडिक्स डी में उसकी आप वो पढ़ लें, वो जो है वो क्या कहते हैं, वो पढ़ लें आप वर्डिंग, ठीक है। और अब मैं लिखता हूँ कि उसकी वर्डिंग इस तरह से होगी, कीपिंग, क्योंकि बाकी तो वो फैक्ट्स वो सारा आप ही अप्रेजल ऑफ एविडेंस कर लेंगे ना, कि वो क्या कहते हैं उसको, कि उसका दावा डिग्री होता है या नहीं होता है, या वो कोई डिग्री आपको देगा स्पेसिमन, ठीक है। तो कीपिंग इन व्यू माय फाइंडिंग्स, कीपिंग माय फाइंडिंग्स एज डिस्कस्ड अबव, ठीक है, under above issues, instant suit for preemption is decreed, ठीक है, preemption suit is decreed, ठीक है, subject to, अब मेरे माइंड में है कि उसने कहा है कि कोर्ट ने उसको स्पेसिफिक डेट देनी है कि तुमने इस डेट से पहले पहले जो है वो क्या करने हैं, वो पैसे तुमने क्या करने हैं, subject to payment of remaining sale consideration rupees 4,50,000, फर्ज करें वो जो जितने भी पैसे रहते हैं वो ये है, ठीक है, ऑन बिफोर कोई भी डेट लिखते हैं, 10 जिस डेट का ऑर्डर लिख रहे हैं उससे 1 महीने के अंदर अंदर या 15 दिन की उसको डेट, 10/10/2022 फर्ज करने में ये लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये उसके अंदर आपने क्या करना है कि अच्छा जी, ये ठीक है, फिर आपने लिखना है जी इंस्टेंट सूट फॉर पोजेशन थ्रू प्रियम्पशन इज डिक्रीड सब्जेक्ट टू, ये आगे आप लिखते हैं आफ्टर, अच्छा जी, फिर आप लिखते हैं इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट, ठीक है, पेमेंट सूट विल बी, नहीं लिखें इन केस ऑफ पेमेंट विद इन सेट डेट, ठीक है, सूट विल बी कंसिडर डिक्रीड, बट if plaintiff fail to deposit said payment within time, suit be deemed dismissed। नहीं जी, ठीक है, तो ये भी मैंने जो है इसके अंदर जो है वो लिख दिया है, ठीक है। फिर ये है जी, तो दिस इज आगे डिक्री शीट भी प्रिपेयर
मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ, ये डिक्री शीट के अंदर नहीं लिखनी, ये जजमेंट के रिलीफ पार्ट में लिखना है। डिक्री शीट पे प्रिपेयर, डिक्री शीट के ऊपर तो सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट सिर्फ इतना लिखा जाएगा ना, इट इज ऑर्डर दैट प्लेंटिफ इज इंटाइटल्ड फॉर डिक्री ऑफ पोजेशन। बच्चों मैंने एक कोशिश की है ना, हो सकता है मैं कुछ इंग्रेडिएंट छोड़ गया हूँ, तो कितना आसान है अगर आपको उसके बारे में जो है वो पहले से जो है वो पता है उसके बारे में। ये देखे ना, मैं एक मिनट, जो हमने पढ़ा आज, हाँ, यहाँ पर री में या ये ऑर्डर पार्ट में लिखा जाएगा। और ये देखें कि मैंने वो दिन स्पेसिफाई किया है, बिल्कुल ठीक है, वो डेट स्पेसिफाई कर दी है जिस दिन तक उसने पेमेंट करनी है, ठीक है। और फिर कॉस्ट अगर मैंने की है या नहीं की, इसको आप बेशक ना लिखिएगा, ठीक है। और द अच्छा जी, द डिफेंडेंट शैल डिलीवर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द, अब मैं एक चीज लिखना छूट गया, ठीक है। In case of payment will said that suit shall be considered decreed, ठीक है, and plaintiff will be entitled and defendant will be liable to hand over possession to the plaintiff, ठीक है। बट अब मैंने कहा कि अगर वो विद इन टाइम पैसे जमा करवा देता तो डिफेंडेंट को बंद होगा कि उसको पोजेशन थी, ठीक है। तो ये भी मैं अपनी डिग्री के अंदर उसको हिस्सा बनाऊंगा उसका, ठीक है। फ्रॉम अच्छा जी, हुज टाइटल, बाकी वो आप रहने दें, जो उसका पार्ट 2 है, ठीक है। और हुज टाइटल देयर शैल बी डीम्ड टू हैव accrued फ्रॉम द डेट ऑफ सच पेमेंट, बट दैट इफ द परचेज मनी और कॉस्ट आर नॉट पेड, सूट शैल बी डिसमिस्ड विद कॉस्ट। एनी हाउ मैंने कोशिश की है। अच्छा, एक और चीज़ देखें, मैंने एंड पे आपको बतानी थी, उसके बारे में, इसी के बारे में एक चीज़ आपको बतानी थी। देखिए ना, अब ये डिपॉजिट वाला है, ठीक है। ये जो मैंने पढ़ा है, मैंने कहा मैं दोबारा भी करवाऊंगा, सूट के लेवल पे जो है। अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है कि आपसे ऑर्डर पूछ सकता है कि जर समन का ऑर्डर लिखे ना, उसको पैसे जमा करवाने का ऑर्डर करें, या कोर्ट फी का जो है वो आप उसको क्या करें, वो ऑर्डर करें, ठीक है। मैंने कहा आपको बता ही दूं, फिर आप कंफ्यूज रहेंगे कि सर ने कहा था कि ये इम्पोर्टेंट है ऑर्डर उसका, जो फर्स्ट डेट पे करना है जरिए सोम जमा करवाने का। तो देखें, सूट इज फ्रेश, लेट इट बी रजिस्टर्ड, आगे कौंसल की हाजिरी लगाई, प्रीलिमिनरी आर्गुमेंट सुना, अलोंग विद द सूट प्लेंटिफ हैज प्रेफर्ड एंड अप्लाइड टेम्परेरी इंजंक्शन, इंजंक्शन का ऑर्डर किया, relying upon affidavit and next document, parties are directed to maintain status quo in respect of the suit property till next date of hearing. However, this order shall have no effect on any legal proceeding. This order will cease to have on the next date of, if not extending specific order. ये एक वो हो गया। अब आ गया वो ऑर्डर, perusal of the record reveals that instant suit is a suit for possession through partition. So plaintiff is directed to deposit 1/3 of the sale consideration mentioned in the mutation number dated A within 30 days, कि वो उसका 1/3 जमा करवाए फ्रॉम दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर से। तो ये वो जो फर्स्ट डेट के ऊपर ऑर्डर करना है वो हो गया। इसी तरह फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फी, the plaintiff is also directed to submit the index unit duly issued by revenue officer within 30 days from this order। ये हम उसमें सूट वैल्यूएशन एक्ट में भी पढ़ेंगे कि कोर्ट फी एक्ट में हमने पढ़ा भी था कि ये जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर जो कोर्ट फी लगती है वो एक तो है ना अर्बन प्रॉपर्टी, फिर तो सीधा सीधा कोर्ट फी का ऑर्डर हो जाएगा अगर वो 2 लाख से ज्यादा है। लेकिन अगर वो जरी जमीन है तो फिर कोर्ट उसका झाड़ पैदावार इंडेक्स, अब ये आपको टर्म आनी है ना, तो झाड़ पैदावार इंडेक्स यूनिट को कहते हैं झाड़ पैदावार। तो वो कोर्ट मंगवाएगी किससे, उससे कंसर्न पटवारी से। उसमें वो अपना एक फार्मूला होता है, वो 15 टाइम्स जो प्रॉफिट वो उससे गेन हो रहा होता है उसके हिसाब से वो बना के देगा। अगर वो जो इंडेक्स यूनिट बना के बता रहा है, अगर उसके मुताबिक वैल्यू जो है वो 25,000 से कम बनती है तो कोई कोर्ट फी नहीं लगेगी, नहीं तो उसके ऊपर जो है वो क्या होगा, कोर्ट फी लगेगी। इसी तरह ऑर्डर आ सकता है कि भाई अगर उसने पैसे नहीं दिए, ज़र सोम नहीं जमा करवाया विद इन 30 डेज, तो अब आप ऑर्डर करें उसके ऊपर। तो आपने सिंपल उसमें लिखना है कि ऑन दिस यानी ऑन दिस डेट प्लेंटिफ वाज डायरेक्टेड टू डिपॉजिट
his deposits are sum, but the same has not been disposed, despite the fact that 30 days have been completed. In the said circumstances, instant suit is hereby dismissed under section 21 है या 24 है, जो कहता है कि 30 दिन के अंदर अंदर ज़र समन जो है वो आना चाहिए. तो फाइल भी कंसाइन टू रिकॉर्ड रूम, डिक्री शीट भी प्रिपेयर्ड, फाइल भी कंसाइन टू रिकॉर्ड रूम. तो बच्चों कमेंट ज़रूर कीजिएगा. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.